यानी विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए पहली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते 6 महीनों में विदेशों में रखा अपना 64 टन सोना वापस भारत लाया है और अभी रिजर्व बैंक के पास कुल 9 लाख किलो सोना हो चुका है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व का ये डेटा सामने आ रहा है। और वहीं दोस्तों भारत के डिजिटल पेमेंट यूपीआई सिस्टम पर खबर आ रही है कि 35% ग्रोथ के साथ भारत दुनिया का डिजिटल पेमेंट लीडर बन चुका है। भारत में यूपीआई लेनदेन की वैल्यू 143 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इस साल 2025 की पहली छमाही में 35% तक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नहीं पुतिन नहीं डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि इस बार भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर इस सुपर पावर के लीडर्स होंगे मुख्य अतिथि। दरअसल भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। ये दोनों में से एक यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं, जबकि कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, मातम में बदल गई छठ महापर्व की खुशियां। अकेले बिहार राज्य के ये आंकड़े देखिए, पटना में 9 समेत पूरे बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई। छठ महापर्व पर ज्यादातर मौतें डूबने की घटनाओं की वजह से हुई है। पटना जिले में भी गंगा स्नान के दौरान अलग अलग स्थानों पर 15 लोग डूब गए, जिनमें से 9 की जान चली गई। बाकी और भी बिहार के अन्य अलग अलग जिलों में तकरीबन 83 लोगों की डूबने से मौतें हो गई। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा ने भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में भी 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये तूफान मोंथा से देर रात मची तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेलंगाना में भी इस चक्रवाती तूफान का भारी प्रकोप देखने को मिला। स्कूल डूब गए, कार और ट्रक भी बह गए, रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया, 2 ट्रेनें रोकी गई। इसके बाद ये चक्रवात मोंथा उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश तट से टकराया और इसके चलते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के चलते कितनी तबाही मची है। कई पेड़ पौधे, बिजली के खंभे वगैरह भी टूट गए। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, पेंशन को लेकर एक नया नियम आया है। कर्मचारी की मौत के बाद अब माता पिता को पेंशन के लिए करना होगा ये काम। सरकार की तरफ से पारिवारिक पेंशन को लेकर ये नया नियम जारी किया है और नए नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके माता पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। सरकार की तरफ से पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट DOPPW ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए, नीति आयोग ने जारी किया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का विजन। साल 2035 तक भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाने का दावा किया है और इस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से हमारे देश में तकरीबन 10 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा होगी, जो कि युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब 18 तारीख को सुनवाई होगी। 15 महीने में 23 से ज्यादा तारीख मिल चुकी है, लेकिन ये मामला कोर्ट में अब इस कदर तक पहुंच चुका है कि तारीख पे तारीख। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 18 नवंबर को होनी है। पिछले 15 महीनों से कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आने की आखिरकार 9 दिन की बड़ी गिरावट के बाद सोना 2585 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 1,21,000 रुपए पर पहुंच चुकी है वापस। और चांदी में भी लगभग 4,500 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और चांदी का भाव अभी 1,47,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं, 14 कैरेट, 18, 22, 24 कैरेट के रेट। और अगली एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए हमारे देश में साल 2031 तक प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख से भी ऊपर हो जाएगी, जबकि डेटा के मुताबिक 2013 में हमारे देश में 6 करोड़ परिवार सालाना 10 लाख रुपए तक कमा रहे थे। अब ऐसे 10 करोड़ फैमिली हो चुकी है। दिनों दिन देश में बढ़ती जीडीपी ग्रोथ के साथ ही प्रति व्यक्ति आय और खर्च कर सकने वाली आबादी और शहरीकरण का मुकाम भी बढ़ रहा है। और इसके साथ ही अब बहुराष्ट्रीय एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिर तक यानी 2025 के एंड में भारत में सालाना 10 लाख तक कमाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। और 2010 से 2024 के बीच हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय भी लगभग दोगुनी होकर सालाना 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि 2031 तक 4.5 लाख तक हो जाएगी। तो इससे हमारे देश में लोग प्रीमियम सामान ज्यादा खरीदेंगे, पर्यटन, सेहत और जरूरतों के हिसाब से ज्यादा खर्च होगा, तो ऑल ओवर देश की जीडीपी भी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत आ रहे रूसी तेल जहाज ने अचानक यू टर्न लिया। गुजरात के सिक्का पोर्ट आ रहा था रूस की सरकारी तेल कंपनी का टैंकर, लेकिन अमेरिका के द्वारा रूसी तेल पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस जहाज ने अचानक यू टर्न ले लिया और जहाज की डिलीवरी भी नहीं हो पाई। हाल ही में आपको बताऊंगा अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर कुछ नई पाबंदियां लगाई थी, तो खबर आ रही कि रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय
भारतीय कंपनी की भी बड़ी रकम फंसी हुई है। अभी ऑयल इंडिया के रूसी बैंकों में फंसे हैं 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा। हालांकि भारत रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में एक नया समझौता हुआ। देखिए आप, डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण पर भी सहमति बनी। नई दिल्ली में भारत और रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच इस बैठक में रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करने पर सहमति बनी। अभी एक दिन पहले भी भारत रूस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, मैंने आपको बताया था। हमारे देश में पहली बार बनेंगे पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी। नागरिक विमान के निर्माण को लेकर भारत और रूस के बीच ये बड़ा समझौता हुआ है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीद पर आए दिन प्रतिबंध लगाने की बातें कह रहे हैं, इस बीच भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधों को ये और भी बढ़ावा मिला है। और वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हैं, जल्द ही हम भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। और फिर उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का भी एक बार फिर से दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन बयान में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा कि हम व्यापार समझौता नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। फिर मैंने पाकिस्तान को भी यही बात कही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि इनकम टैक्स फ्री की जाए सालाना 50 लाख रुपए तक की कमाई। आने वाले बजट 2026 से पहले अब सरकार से ये मांग की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है। PHDCCI की तरफ से सरकार को ये सिफारिशें दी गई बजट पूर्व, और इसमें कहा गया कि 50 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के लिए आयकर यानी इनकम टैक्स के रेट कम किए जाए। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को बजट से पहले ये सुझाव दिए गए। अब देखते हैं आने वाले बजट 2026 की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसमें सरकार नए इनकम टैक्स रूल्स वगैरह में कुछ बदलाव लेकर आती है या नहीं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और खबर आ रही कि जल्द ही भारत में आपको सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवाएं मिल पाएगी। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 30-31 अक्टूबर को मुंबई में इसका डेमो ट्रायल करेगी। इस दरमियान हर जगह आपको कनेक्टिविटी मिलेगी और जल्द ही स्टारलिंक कंपनी भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च करेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने 14,000 कर्मचारियों को और नौकरी से निकाल दिया। टर्मिनेशन लेटर में लिखा कि सभी एक्सेस बंद हो गए आपके, अगर आप ऑफिस में हैं तो सिक्योरिटी आपको बाहर कर देगी। मतलब देखिए, अमेजोन कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है, वो भी अपने कर्मचारियों को किस तरीके से फायर कर रही है, अचानक नौकरी से बाहर निकाल रही है। सीधा टर्मिनेशन लेटर ईमेल के जरिए भेजा जा रहा। और अभी तो अमेजोन का प्लान है कि 30,000 कर्मचारियों को और भी बाहर निकाला जाएगा। ये जो आए दिन इतनी नौकरियां जा रही, इन सब के पीछे मुख्य वजह है दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल काम काफी ज्यादा आसान हो गया टेक कंपनियों का, खास करके ये वजह की नौकरियां संकट में है। और ना सिर्फ अमेजोन बल्कि देखिए आप, AI के दौर में और भी कई कंपनियों की नौकरियों पर खतरा बढ़ने लगा। इन 15 बड़ी कंपनियों ने लाखों कर्मचारियों की छटनी कर दी है। हाल ही में दुनिया की दिग्गज 15 कंपनियों ने मिलकर करीब 1,70,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है। जिसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल है देख सकते हैं आप, UPS, अमेजोन, इंटेल, नेस्ले, फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स समेत कई सारे बड़े ब्रांड्स जो है ना, वो अब कर्मचारियों को बाहर निकालने का ऐलान कर चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, PM मोदी नौ परिवहन पर कॉन्क्लेव को संबोधित किए, जिसमें दुनिया के 85 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि और 500 से ज्यादा प्रदर्शक भाग लिए हैं। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ और PM मोदी ने इसके दौरान समुद्री नेताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। PM बोले कि भारत के समुद्री क्षेत्र पर पूरी दुनिया को विश्वास है। मरीन टाइम लीडर्स के कॉन्क्लेव में PM मोदी ने ये बातें कही। अच्छा, वैसे समुद्री क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है। देखिए, मुंबई में बैटरी आधारित मालवाहक जहाज का भी निर्माण कंप्लीट हुआ। मतलब अभी इसका निर्माण चल रहा है, जो कि अगले साल 2026 तक समुद्र में उतार दिया जाएगा। बैटरी द्वारा संचालित ये कॉमर्शियल जहाज है, मालवाहक जहाज। वहीं देखिए, भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश ने भी दुनिया को साफ चेतावनी दी और कहा कि महासागर अब शांति के रास्ते नहीं बल्कि रणनीतिक भूचाल के केंद्र बन चुके हैं। नौसेना प्रमुख बोले कि समुद्र में खतरा सिर्फ दुश्मन का नहीं बल्कि हर लहर में साजिश छुपी हुई है। अब सुरक्षा की परिभाषा भी बदलेगी। और वहीं PM मोदी ने मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक को संबोधित करते हुए कहा कि देश का मैरीटाइम सेक्टर ग्रोथ का एक नया इंजन बन चुका है। PM बोले कि इंडियन पोर्ट्स दुनिया के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग रोकी गई। 3 ट्रायल किए लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। एक की कीमत 64 लाख रुपए के लगभग है। IIT कानपुर का कहना है कि नमी बेहद कम थी और मौसम उतना सही नहीं था जिससे कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सके। यही वजह है कि अभी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को रोक दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर खबर आ रही है कि मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। राजा कांड केस में ये चार्जशीट पेश की गई, जिसमें सोनम रघुवंशी पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगे और वहीं बॉयफ्रेंड राज समेत 3 अन्य आरोपियों पर भी यही आरोप लगे। 5 ने मिलकर मेघालय में राजा को मारा था। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। इस दरमियान वो ऑपरेशन सिंदूर की महिला पायलट के साथ दिखाई दी। पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी के साथ ही ये सफर किया और ये तस्वीरें भी खिंचवाई, देख सकते हैं आप। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, अल्पसंख्यक आयोग प्रमुख किसी भी समुदाय से हो सकता है, इस पर कानून में रोक नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के चेयरपर्सन पद पर मुस्लिम या सिख के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी नियुक्त किया जाए। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी समुदाय से हो सकता है अल्पसंख्यक आयोग का चेयरपर्सन है। और वहीं खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और लद्दाख से भी जवाब मांगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। कल 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यह भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा और इससे पहले राष्ट्रीय एकता दिवस की फुल रिहर्सल ड्रेस भी की गई। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर चेतक हेलीकॉप्टर ने फूल भी बरसाए। चलिए खबर आ रही बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि नागपुर में धरना स्थल खाली करें। कर्ज माफी पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम किए हुए हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि हम बातचीत से हल निकालेंगे और उन्होंने किसानों से भी अपील की कि बातचीत से समाधान निकालें। तो इस मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नागपुर में धरना स्थल खाली कराए सरकार तुरंत प्रभाव से, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर को मिला अब तक 3000 करोड़ का दान। अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा बोले कि दानवीर भक्तों का सम्मान किया जाएगा। 25 नवंबर के बाद अयोध्या में विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित होगा क्योंककि 25 नवंबर को तो राम मंदिर पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर यह 42 फीट का स्तंभ लगाया गया है और इसी पर यह 22 फीट और 11 फीट लंबी चौड़ी भगवा पताका फहराई जाएगी। राम मंदिर के शिखर पर यह 11 किलो का ध्वज लगाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ये ध्वजारोहण करेंगे राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडे का। तो मंदिर प्रशासन का कहना कि उसके बाद फिर 26 नवंबर से पूरा मंदिर देख सकेंगे श्रद्धालु। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेप के दोषी आरोपी आसाराम बापू 6 महीने जेल से बाहर रहेंगे। अब राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें पहली बार जमानत मिली। हाल ही में 30 अगस्त को ही उन्होंने जेल में सरेंडर किया था, लेकिन अभी आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 6 महीने की जमानत दे दी है, तो 6 महीने वो जेल से बाहर रह पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ। एसआईटी ने अपने दस्तावेज भी सौंपे। बताया जा रहा है कि इस पेपर लीक मामले के तार दिल्ली मेरठ तक फैले हुए हैं। परीक्षा केंद्रों की भी जांच होगी। कई बड़े अधिकारी अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस मामले पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्द ही इस भर्ती परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा। और वहीं दोस्तों हरियाणा में हाल ही में जो एक एएसआई ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी थी, तो उस मामले की जांच से उनके परिजनों का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है। उनके परिवार वाले बोले कि 15 दिन से गोली का खोल ही तलाश रही है पुलिस। हरियाणा रोहतक एसपी से मिलेंगे अब उनके परिजन। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक और बस में आग लगने की घटना देखने को मिली। समृद्धि हाईवे पर चलती बस में ये आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया और बचा लिया, क्योंकि बस के पूरी तरह से जलने से ठीक पहले बस को रोक दिया। इस हादसे के कारण इस हाईवे पर घंटों तक जाम भी लग गया। ये बस मुंबई से जालना जा रही थी, तभी बीच में समृद्धि हाईवे पर रात के समय सुबह करीब 3 बजे ये आग लग गई। जबकि इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा और भी देश में कई आगजनी के मामले देखने को मिले। राजस्थान जैसलमेर में बस आग के हवाले हो गई थी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, मध्य प्रदेश के अशोकनगर, यूपी लखनऊ समेत कई जगहों पर हाल ही में बस अग्निकांड की घटनाएं देखने को मिली। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन सतर्क नहीं है और आए दिन इस तरह के हादसे मामले नित्य नए देखने को मिल रहे हैं। राइट, क्या कहना चाहोगे आप इन हादसों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में मोबाइल नंबर के साथ कॉलर का नाम डिस्प्ले करने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। ट्राई और डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग की तरफ से इस प्लान को लेकर सहमति बनी है। अब फर्जी नाम वाले कॉल से आम लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। ट्राई ने सी नेप को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दूं यहाँ सी नेप से मतलब है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। तो जो भी कॉल करने वाला होगा उसका आईडी प्रूफ वाला नाम अब आपको दिखाई देगा। जैसे ट्रू कॉलर में नाम आता ना, वैसे ही जिस शख्स के नाम पर सिम कार्ड रजिस्टर्ड है तो उसका आधार कार्ड का नाम या किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आईडी का नाम अब फोन करते दौरान मोबाइल नंबर के साथ में दिखाई देगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्राई और डॉट ने फैसला लिया है। तो 2026 से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सतीश शाह को पद्मश्री अवार्ड देने की अपील की गई। FWICE ने दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए पत्र भी लिखा। वहीं खबर आ रही फास्टैग KYC के बाद अब आया KYV। वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ने लगी। इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा भी फूटा। KYV का मतलब है दोस्तों नो योर व्हीकल। जैसे KYC का मतलब नो योर कस्टमर होता ना, तो अब सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। KYV यानी अपने वाहन को जाने। और ये नई प्रक्रिया उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनके पास गाड़ी है और फास्टैग है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद है फास्टैग सिस्टम को साफ और सुरक्षित बनाना। तो ये जो KYV वाला नियम है वैसे तो 1 नवंबर 2024 से ही लागू है, लेकिन अब सरकार सख्त प्रभाव से इस नियम को लोगों से पालन करने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। और जैसे KYC कंप्लीट करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, तो उसी तरह से KYV कंप्लीट कैसे होगी इसकी भी प्रोसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें आपको कुछ गाड़ी के फोटोज लेने होंगे, एक सामने का फोटो, एक साइड का फोटो भी लेना जिसमें गाड़ी के एक्सल पहिए वगैरह नजर आए। और इन फोटो के साथ आपको अपनी वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी गाड़ी की जो RC है वो भी अपलोड करनी होगी। उसके बाद इन सभी डिटेल्स को आपको वाहन पोर्टल पर
अपलोड करना और KYV कंप्लीट करनी है, ठीक है। और सरकार का कहना है कि हर 3 साल में ये प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। तो सरकार के इस फैसले पर कई लोगों ने विरोध भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 30 अक्टूबर से शुरू होगी बिहार में दूसरे चरण की प्रशिक्षण प्रक्रिया। बिहार इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से EVM कमीशनिंग और ऐप लर्निंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और भी चलिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी जनसभा में पहुंचे और राजनाथ बोले कि विपक्ष ने वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ बोला, संसद में बना कोई भी कानून नहीं हटा सकता। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। अमित शाह ने भी चुनावी जनसभा में कहा कि बिहार वासियों एक गलती करेंगे और बिहार 20 साल पीछे चला जाएगा। बिहार के बेगूसराय पहुंचे अमित शाह बोले कि यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बिहार के पटना में रोड शो का आयोजन किया। भगवा रंग में रंगी महिला कार्यकर्ताओं का ढोल नगाड़ों पर डांस देखने को मिला और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। अमित शाह बिहार के दरभंगा में बोले कि लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, नीतीश के रहते वैकेंसी नहीं है, बेटे को CM बनाने के सपने देखते रहिए। तो वहीं दोस्तों इधर बिहार में चुनावी माहौल के बीच RJD ने 10 और नेताओं को अपनी पार्टी से निकाल दिया, जिसमें एक सिटिंग MLA शामिल है, 2 पूर्व विधायक हैं और 3 दिन के अंदर अंदर 37 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। बिहार के अलावा कुछ और पॉलिटिकल अपडेट देखिए दोस्तों। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना सरकार में मंत्री बने, 31 अक्टूबर को शपथ लेंगे। रेवंत सरकार के पहले मुस्लिम मंत्री होंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री बोले कि चुनाव आयोग जो SIR करवा रहा है ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एकजुट मोर्चे की सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करवाया जा चुका है। तो इसको लेकर विपक्ष का विरोध भी देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर देखिए असम राज्य में कांग्रेस के प्रोग्राम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। बीजेपी बोले कि ये वोट बैंक की राजनीति है, कांग्रेस खुलेआम डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता के सिर में गोली मार दी गई। आनंदपुर साहिब में शादी समारोह में गई थी। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है। और चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। इजराइल ने गाजा पर सीज फायर तोड़कर हमला किया, 104 लोगों की मौत हो गई, 46 बच्चे शामिल है इसमें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले का समर्थन किया। गाजा सीज फायर लागू होने के बीच इजराइल ने एक बार फिर से ये हवाई हमले किए हैं और इसमें एक बार फिर से ये गंभीर नरसंहार देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इजरायली PM नेतन्याहू ने खुद गाजा में हमले का आदेश दिया। तो वहीं इधर हमास पर इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी का आरोप भी लगाया। 20 दिन पहले दोनों के बीच सीज फायर हुआ था और अभी आज तो सीज फायर भंग हो चुका है। ये ट्रंप के सीज फायर इसी तरह के होते हैं, देखिए जरा। और खबर है रूस में परमाणु क्षमता वाले टोरपीडो पोसाइडन का भी सफल टेस्ट हुआ। रेडियो एक्टिव समुद्री लहरें पैदा करता है, ये किनारे बसे इलाके पल भर में तबाह कर सकता है। ये एक तरह का परमाणु हथियार है जिसका रूस की सरकार ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट भी रूस ने किया था। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्पीच के दौरान कहा कि मुझे इस बात को लेकर मलाल है कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ये नियम है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरे टर्म की सख्त मनाही है। तो ट्रंप बोले कि ये सबसे बुरी बात है और मुझे इस बात का दुख है। वहीं खबर देखिए ब्राजील में ड्रग माफिया पर हेलीकॉप्टर से रेड डाली गई, जवाब में ड्रोन से बमबारी हुई जिसमें 4 पुलिस अफसरों समेत 64 लोगों की मौत हो गई। इधर भारत सरकार थाईलैंड से 500 भारतीयों को वापस लाएगी। म्यांमार सेना ने स्कैम सेंटर्स पर छापे मारे तो भागकर ये थाईलैंड पहुंच गए थे। तो भारत सरकार अब इनको वापस हमारे देश लेकर आएगी। वहीं खबर आ रही कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक और हरियाणवी की मौत हो गई, 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक ने हाल ही में वीडियो मैसेज जारी किया था कि कभी भी मौत आएगी। धोखे से इन युवाओं की आर्मी में ज्वाइनिंग करवाई गई। हरियाणा के हिसार का ये एक युवक मारा गया रूस यूक्रेन युद्ध में। और खबर देखिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में 4 नावों पर हमला किया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इस मामले पर भी ड्रग तस्करी का आरोप लगाया। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं कि दोस्तों चक्रवात तूफान मोंथा से तेलंगाना राज्य में भयंकर तबाही मची। स्कूल, कार, ट्रक, रेलवे, कई सारी चीजें डूबने के मामले देखने को मिले। ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में चक्रवात तूफान के असर के अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के मोंथा में चक्रवात का भयंकर असर देखने को मिला। कई जगहों पर देखिए आप, एक जगह बारिश से पुलिया टूट गया। कोंडा गांव में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। 2 यात्री ट्रेनें रद्द की गई। तेज हवाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है क्योंकि इस तूफान की एंट्री अभी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। ये तूफान का रोडमैप आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से टकराकर उड़ीसा होते हुए तूफान अभी छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से तक पहुंच चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में भी अभी 3 सिस्टम एक्टिव हैं। मोंथा चक्रवात तूफान का भी असर दिख रहा है। श्योपुरा और मुरैना समेत 11 जिलों में आज भी तेज बारिश की चेतावनी है। और अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है।
आज 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तो ऑरेंज चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और कल 31 अक्टूबर को भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में येलो चेतावनी रहेगी। बाकी पूरे एमपी में नॉर्मल भारी बारिश का अलर्ट तो है ही। चक्रवाती तूफान मोंथा के असर के चलते मध्य प्रदेश के अलावा भी और भी कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। जैसे देखिए बिहार में भी 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को भयंकर बारिश होगी। साइक्लोन मोंथा दिखाएगा दम। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण समेत इन जिलों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है अगले 2-3 दिन। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए रात का तापमान अब गिरने लगा। केलांग का पारा -0.2 डिग्री तक लुढ़का। अगले 6 दिन यहाँ धूप खिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश राज्य में भी मोंथा चक्रवात तूफान का पूरे प्रदेश भर में असर दिख रहा। भारी बारिश की चेतावनी। आज और कल भी यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 31 जनपदों में तेज हवाएं भी चलेगी। गुजरात में भी मोंथा चक्रवात के चलते कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ बारिश का। मौसम विभाग ने यहाँ तो सप्ताह भर तक यानी अगले 7 दिन तक के लिए बरसात की चेतावनी जारी की है। और 31 अक्टूबर को तो गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मौसम के अलावा देखिए प्रदूषण पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई। और वहीं इंटरनेशनली जो मेलिसा चक्रवात तूफान चल रहा, देखिए जेमका से टकराया ये सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। पहले तो ये 300 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और 7 लोगों की मौत की खबर थी। तो अब देखिए इस तूफान की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है। देखिए क्यूबा से टकराया ये सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, लेकिन अभी भी इसकी हवा की रफ्तार 208 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। 3 कैरेबियन देशों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है इस तूफान की वजह से और लाखों लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। यूएन की तरफ से एक दिन पहले ये बताया गया कि ये तूफान सदी का सबसे ताकतवर तूफान है। ये मेलिसा चक्रवात तूफान की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। इस तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है, इन फोटोज को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। हालांकि हमारे भारत में चक्रवात तूफान मोंथा ने भी काफी तबाही मचाई है। कई सारे पेड़ पौधे, बिजली के खंभे टूट गए। ये मोंथा चक्रवात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की तस्वीरें ये, जहाँ समुद्र के आसपास चारों तरफ तबाही मची हुई है। पेड़ पौधे, बिजली के खंभे वगैरह टूटने से रास्ते बंद हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान राहत कार्यों में लगे हुए हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में उत्साह की उम्मीद दिख रही है। फेड की नीति से पॉजिटिव संकेतों की अटकलें तेज हुई। बीते दिन भी शेयर बाजार में सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 84,997 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 117 अंक की तेजी रही। वहीं खबर है निवेशकों के हित में मार्केट रेगुलेटर सेबी सक्रिय हुआ। म्यूचुअल फंड के नियमों में व्यापक बदलाव की योजना बनाई जा रही है सेबी द्वारा। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सेबी ने ट्रांसफर नियम भी आसान कर दिए हैं। अब डीमेट अकाउंट की जरूरत भी नहीं होगी। ये सुविधा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट SOA मोड में निवेश करने वालों को मिली है। और भी इस बारे में डिटेल आप देख सकते हैं कि घर बैठे ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कैसे हो पाएगी और किन योजनाओं पर ये नियम लागू होंगे, है ना। और खबर आ रही कि एक दिन में अदानी ग्रुप को 40,000 करोड़ का फायदा हुआ। तो अदानी के मार्केट कैप में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 4 शेयरों ने अपर सर्किट लगा दिया। अदानी ग्रीन का शेयर 14% तक चढ़ा। दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों की वजह से ये पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। और नीति आयोग का कहना दोस्तों की भारत के अगले आर्थिक सुधारों का फोकस छोटे उद्यमों को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने पर फोकस रहेगा। वहीं खबरें कोल इंडिया का दूसरी तिमाही में मुनाफा 32% तक घटा और चिप कंपनी एनवीडिया की वैल्यू $5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है, जो कि भारत की जीडीपी से 90 लाख करोड़ ज्यादा है। और देखिए बड़ी खबर, AI की दुनिया में एक सबसे बड़ी डील हुई। माइक्रोसॉफ्ट को मिली ओपन AI में 27% तक की हिस्सेदारी। आखिरकार काफी लंबी कोशिशों के बाद अब चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी की 27% हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली है। $135 अरब की ये विशाल डील हुई है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ खेल समाचार पर नजर डालते देखिए आप। भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। केवल 58 गेंदों का खेल हुआ पूरा। इंडिया ने 1 विकेट पर 97 रन बना लिए थे। वहीं रोहित शर्मा पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। ICC वनडे रैंकिंग के सबसे उम्रदराज टॉपर भी बने हैं। और विमेंस वर्ल्ड कप पर भी अपडेट आ रहा कि साउथ अफ्रीका पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड को 125 रन से हराया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि भारत का लक्ष्य प्रति टन कार्गो पर कार्बन उत्सर्जन में 2047 तक 70% तक की कमी लाना है। वहीं भारत में वाहनों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अधिक वाहनों की आवाजाही से टोल राजस्व 16% तक बढ़ा है। टोल देने वालों के लेन देन की संख्या भी बढ़कर 32,515 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस में भी शामिल होंगे। 1 नवंबर को मलेशिया में आयोजित होगी ये बैठक। और खबर है दिल्ली मेट्रो को बड़ा सम्मान मिला। मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर ने जीता ICI अवार्ड। और खबर है फिल्म द ताज स्टोरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस फिल्म पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। निर्देशक बोले कि शोध आधारित सिनेमा से संवाद जगाना हमारा उद्देश्य है। वहीं देखिए तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब स्कीम के मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 35 लाख तक में इंजीनियर
और ऑफिसर की पोस्ट दी गई। ईडी की पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की भी मांग है। 888 करोड़ की केस फॉर जॉब का यह बड़ा गड़बड़ घोटाला मामला सामने आया है तमिलनाडु के नगर प्रशासन में, देख सकते हैं आप। और खबर आ रही दोस्तों की 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। हालांकि इस 8th पे कमीशन का फायदा बैंकर्स को नहीं होगा, यानी बैंकिंग सेक्टर से जो कर्मचारी हैं उनको नहीं मिलेगा। बाकी अन्य सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी 1.5 गुना तक बढ़ सकती है। कुछ सवाल जवाब के नतीजे देखिए आप कि 8वें वेतन आयोग कमीशन का फायदा किसे मिलेगा। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो गए, सशस्त्र बलों के, अर्धसैनिक बलों के, केंद्रीय पेंशन भोगी और कुछ स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और किन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा, तो इसमें राज्य सरकारों के कर्मचारी हो गए, जैसे पुलिस, परिवहन, जल निगम, केंद्रीय बैंकों के कर्मचारी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी। ठीक है, इससे काउंट होगा वापस और बेसिक सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो पूरी कैलकुलेशन के बाद मौजूदा फाइनल वेतन जो वो कितना हो जाएगा, इसको भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। और में भी केजरीवाल के नारे लगाए गए। बीजेपी, कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7000 नेता कार्यकर्ता भी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में पकड़ी गई 27 करोड़ की ड्रग, जिसमें एक बर्खास्त कस्टम अधिकारी भी सप्लायर था। देखिए जरा। वहीं खबर है, नमस्ते हिंदी किताब का पहला भाग लॉन्च हुआ। लर्निंग मैनुअल के जरिए विदेशी भी बोलेंगे अब फराटेदार हिंदी। और आईटीआर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं व कंपनियों के आईटीआर पर अपडेट आ रहा है कि इनकी समय सीमा को सरकार ने 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया। तो ये व्यापारियों के लिए अच्छी बात है। और इकोनॉमी पर अच्छी रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ को ठेंगा दिखा सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 2026 में चाइना और यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रहेगी। दुनिया भर में चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जीडीपी दर 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। सीएए अनंत नागेश्वरन की तरफ से भी ये संभावना जताई गई, जो कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक बड़ा फैसला देखिए। 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग से जुड़े कई सारे नियम। नॉमिनेशन को लेकर 31 साल पुराने नियम कैंसिल होने जा रहे हैं। 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे आप बैंक खाता में, इसका ऐलान किया गया। अब टमाटर से लेकर लौकी तक उगाने पर सरकार 90% तक छूट देगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में जनजातीय किसानों को सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। वहीं देखिए, भारत बिना नए कोयला संयंत्र के 2032 तक बिजली की मांग पूरी कर सकता है, एम्बर की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और भारत चीन के बीच सैन्य वार्तालाप भी हुई। पूर्वी लद्दाख की स्थितियों पर चर्चा हुई। चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया, जिसमें पूर्वी लद्दाख में शांति बनाए रखने के लिए भारत चाइना दोनों देशों के बीच सहमति बनी। दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच ये बैठक हुई है। और केरला हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना भी एक तरह से क्रूरता ही है। और इस केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तलाक की भी अनुमति दे दी है। वहीं खबर आ रही, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तकनीकी टैरिफ वार्तालाप के लिए जल्द ही दिल्ली आएगी यूरोपियन यूनियन की टीम। राजदूत ने आगे का कार्यक्रम भी बताया। और देखिए दोस्तों, एक बड़ी घटना हो गई। यूपी के बहराइच में नदी में नाव पलट गई, जिसमें 9 लोग लापता हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात भी जारी रहा। और वहीं खबर आ रही कि अमेरिका और ट्रंप को फेड ने लगातार दूसरी बार राहत दी, लोन सस्ता किया है। फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने एक बार फिर से ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। और ये लगातार दूसरी बार है जब ट्रंप सरकार को राहत मिली, लोन सस्ता हुआ है। वहीं खबर देखिए, ऑपरेशन शटडाउन के तहत बड़ा खुलासा हुआ। सरकारी योजनाओं में देश की सबसे बड़ी ठगी का मास्टरमाइंड लईक समेत 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने यह ऑपरेशन शटरडाउन चलाया और पीएम किसान समेत केंद्र सरकार की सामाजिक योजनाओं के जरिए हुए देश के सबसे बड़े साइबर ठगी के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने 1256 अफसरों की लॉगिन आईडी का उपयोग करके कई लोगों से हजारों करोड़ रुपए हड़ पे कई लोगों के नाम पर, और सरकार को भी धोखा दिया, आम लोगों को भी धोखा दिया। देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। असम राज्य में अब 1 से ज्यादा शादी करने पर 7 साल तक की जेल की सजा होगी। मुस्लिम लोगों पर भी लागू होगा यह फैसला, मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। वहीं खबर है, भारत को मिलने वाली है एक और उपलब्धि। रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर ने दावा किया, अमेरिका और जर्मनी के साथ खड़ा होगा जल्दी हमारा देश। बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की वजह से देश की विकसित अर्थव्यवस्था देश को इस नए मुकाम तक पहुंचाएगी। और हाईवे को लेकर देखिए, एक नया नियम लागू होगा। हाईवे पर लिखा होगा अब उसे बनाने वाले ठेकेदार का नाम और पता भी, अधिकारी का भी मोबाइल नंबर होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि हाईवे निर्माण प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए, देश में 46% लोगों के शरीर में इस विटामिन की कमी है। 13 से 18 साल तक के युवाओं में सबसे ज्यादा कमी देखी गई। साइंटिस्ट की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि प्रकृति की धूप से मुक्त मिलने के बावजूद भारत के लोगों में विटामिन डी की भारी कमी देखने को मिल रही है। हाल ही में आई मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड की रिसर्च स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। देखिए जरा, आप रोजाना आधा घंटा धूप लें तो विटामिन डी आपको मिल जाता है, लेकिन अध्ययन में पता चला कि आधे भारतीय लोगों में विटामिन डी की कमी है। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश को मिले 3 नए निजी विश्वविद्यालय, संभल, फतेहपुर और बाराबंकी में ये शुरू होंगे। यूपी की योगी कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। और दिल्ली में हवा प्रदूषण पर खबर आ रही कि हवा की दिशा बदलने से प्रदूषण में सुधार आया, लेकिन AQI अभी भी 279 चल रहा है। शनिवार को फिर से
से हालात बिगड़ने की चेतावनी है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और अभी ये और पेंशन धारकों को भी 55% की बजाय 58% डीए मिलेगा और कर्मचारियों का मूल वेतन 252 से बढ़ाकर 257 कर दिया गया है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान में अब स्कूलों और ऑफिसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मौजूद रहने पर ही लगेगी हाजिरी। नई शिक्षा नीति जारी की राजस्थान सरकार ने। वहीं खबर है हरियाणा में एससी और ओबीसी के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। जल्दी इन्हें 3 साल के स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिल जाएगी। वहीं खबर है हरियाणा में बनने जा रही पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी। आधुनिक सुविधाओं के चलते कई मायनों में ये खास होगी। हरियाणा फरीदाबाद के सेक्टर 12 में बनाई जाएगी ये अनोखी लाइब्रेरी, है ना। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा सरकार जो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना लेकर आई है, लाडो लक्ष्मी योजना, तो इस योजना का फायदा लेने से हरियाणा राज्य की महिलाएं डर क्यों रही है? एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। बीजेपी की फ्लैगशिप स्कीम लाडो लक्ष्मी को ढीला रेस्पॉन्स मिल रहा है हरियाणा में। इस योजना के लिए तकरीबन 20 लाख पात्र महिलाएं हैं, लेकिन अभी तक भी आवेदन सिर्फ 6-6.25 लाख ही आ पाए हैं, जबकि अब तो हरियाणा सरकार ने इसके लिए लास्ट डेट की सीमा को भी हटा दिया। देखिए जरा, इसके बावजूद हरियाणा की महिलाएं इस बात को लेकर डर रही हैं कि अगर कहीं हमने इस लाडो लक्ष्मी योजना में फॉर्म भरा और इसका लाभ लेना शुरू किया तो हमारा राशन कार्ड से नाम कट सकता है। तो इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का कहना है कि महिलाओं को विपक्ष के द्वारा गुमराह करने का ये काम किया जा रहा है। राशन कार्ड कटने के जैसा कुछ भी नियम का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी पात्र महिलाएं हैं वो इससे जुड़ सकती हैं आराम से बेझिझक। 1 नवंबर से ही हरियाणा सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए बैंक खाते में सीधे जमा करेगी, है ना। और हरियाणा में एससी ओबीसी के छात्रों को जल्दी स्कॉलरशिप मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए पंजाब की अपडेट देखिए। पंजाब में पराली जलाने के 933 मामले सामने आए। एक सप्ताह में दुगना हुए केस, AQI 500 के पार पहुंचा। वहीं पंजाब गवर्नमेंट 6 मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट से ग्लोबल हब बनाने के लिए तैयार है। सरकार ने निवेशकों के लिए भी खोले पर्यटन क्षेत्र के दरवाजे। रोशन पंजाब योजना के तहत हर घर खेत में 24 घंटे बिजली खत्म होंगे। बिजली के कट भी 24 आवर्स बिजली मिलेगी। चलिए खबर देखिए, एनरिक इग्लेशियस की 13 साल बाद भारत में वापसी होने जा रही है। कॉलेज ड्रॉप करके इन्होंने म्यूजिक चुना और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान भी बनाई। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक करेंगे अब गाँव में बैंकिंग का काम। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बने। PM श्री स्कूल ग्रीन स्कूल के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में स्किल इंडिया को भी नई धार मिली। ITI और औद्योगिक विजिट से युवाओं का भविष्य संवारेगी योगी सरकार। और खबर है यूपी के इस जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से होगा सड़क चौड़ीकरण का काम। 200 गाँव के 1.5 लाख आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। सीतापुर के इस मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र करेंगे देश के शीर्ष संस्थानों की सैर। दौरे पर जाएंगे हर जिले से 60 विद्यार्थी भी। और खबर है यूपी के आजमगढ़ में भी शहर अब जाम फ्री होगा। यहाँ 15 किलोमीटर का रिंग रोड भी बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से वर्टिकल बिजली व्यवस्था लागू होने जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए 21 तरह के हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे और हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यूपी में बिजली विभाग ने नया प्लान बनाया है और वैसे यूनिवर्सल बिजली हेल्पलाइन नंबर 1912 तो चलेगा ही। और खबर है उत्तर प्रदेश में इन अपराधों में अब कारोबारियों को जेल नहीं होगी। यूपी की योगी सरकार ने 13 तरह के कानून नियम जो है वो खत्म कर दिए हैं, जिसमें प्रमुख कानून शामिल है फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट वगैरह। इन नियम कानूनों के तहत अब व्यापारियों को जेल की सजा नहीं होगी, है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब सीएम योगी ने 76वां जिला बनाने की घोषणा कर दी है। नया जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर को काटकर बनाया जाएगा। नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा और इस नए जिले को बनाने पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये यूपी का 76वां जिला होगा, तो जल्दी इस पर काम शुरू किया जाएगा, ये कहना है सीएम योगी का। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। राजस्थान के सातों संभाग में एक साथ घूमर महोत्सव का आयोजन होगा। अगले महीने 19 नवंबर को शाम 6 बजे शुरू होगा। राजस्थान जयपुर में पहली बार पेन IIT राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 2000 ड्रोन से दिखेगी विरासत की झलक। 1 नवंबर को सिंगर जुबिन भी देंगे परफॉर्मेंस। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 21 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। 18 ने हथियार सौंपे। गुलाब देकर इनका स्वागत किया गया। कांकेर का माड़ डिवीजन पूरा खाली हुआ। बीजापुर में 51 लोगों ने हिंसा छोड़ी। नक्सलवाद खात्मे के अभियान पर ये बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर आ रही है वाकई में। और खबर है बस्तर संभाग में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। 15 नवंबर तक जूनियर सीनियर खिलाड़ी दौड़ का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर कार्रवाई होगी। नया आदेश जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई। योगी सरकार ने 30 रुपए गन्ने की कीमत बढ़ाई। अब 400 रुपए MSP हो चुका है। यूपी में भी अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात तूफान मोंथा का असर दिखेगा। और एक अनोखी खबर देखिए, यूपी में पहली बार होगी केडेवर रोबोटिक जॉइंट सर्जरी। लखनऊ से ऑर्थोप्लास्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा आगाज। वहीं खबर आ रही है हरियाणा में कपास किसान ऐप से होगी फसलों की खरीदारी। इसी से वेरिफिकेशन भी होगा। ये MSP का मूल्य तय किया गया है। पंजाब के पूर्व DIG पर आय से अधिक संपत्ति का केस
दर्ज हुआ, लगभग 7.5 करोड़ केस मिले, मर्सिडीज समेत 5 महंगी गाड़ियां भी मिली, 150 एकड़ जमीन का भी पता चला। नाम है हरचरण सिंह भुल्लर। इन पर सीबीआई ने केस दर्ज करके हिरासत में भी ले लिया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एनसीईआरटी ने नया अपडेट जारी किया, 6ठी से 8वीं तक के छात्र अब आयुर्वेद विषय भी पढ़ेंगे। विज्ञान के पाठ्यक्रम में नए चैप्टर शामिल किए जाएंगे। और यूजीसी की तरफ से 22 फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई। कहा कि इनमें पढ़ने वाले छात्रों की डिग्री मान्य नहीं है। इस लिस्ट में दिल्ली टॉप नंबर पर है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां फेक यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी, इन राज्यों में ये नाम की जो यूनिवर्सिटी है, इनमें पढ़ाई ना करें, इनकी डिग्री मान्य नहीं है। ठीक है ना। वहीं खबर है दिल्ली में होगी 5346 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद ये ऐलान किया। केरल बोर्ड के 11वीं 12वीं की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी हुई, मार्च में आयोजन होगा। ऑफिशियल जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और बाकी अमेजोन ने एआई की वजह से 14,000 लोगों को नौकरी से निकाला, ये अपडेट तो मैंने आपको बताया ही था। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के नए इनकम सोर्स बनेंगे और नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। मेष राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।